जानिए भारत के इतिहास में इस महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। वे मध्यकालीन भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। उन्होंने ही अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिस वंश में आगे चल अशोक महान जैसे महान शासक का जन्म हुआ था। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके जीवन के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं और पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म c/e पू। इन्होंने महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को एक करने में कामयाब रहे थे। उन्होंने भारतवर्ष पर 266 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त को भारत के इतिहास का एक महान सम्राट माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गद्दी पर बैठने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य से कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे, के साथ एक नया साम्राज्य बनाया, राज्य चक्र के सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समुद्र भारत पर धनानंद का शासन था। चाणक्य ने नंदवंश को खत्म करने का निश्चय लिया था। अपनी योजना के तहत चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम पंजाब पर कब्जा किया। उसका यवनों के विरुद्ध स्वातंत्र्य युद्ध संभवतः सिकंदर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद आरंभ हो गया था। जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु के उपरांत भारत ने सांद्रकोत्सव के नेतृत्व में दास्ता के बंधन को तोड़ फेंका तथा यवन राज्यपालों को मार डाला। चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध लगभग 4 पू में आरंभ किया, किंतु उन्हें इस अभियान में पूर्ण सफलता 3 पू या उसके बाद मिली, क्योंकि इसी वर्ष पश्चिम पंजाब के शासक क्षत्रप युदेमस ने अपनी सेनाओं सहित भारत छोड़ा। चंद्रगुप्त के यवन युद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सफलता से उन्हें पंजाब और सिंध के प्रांत मिल गए। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी का नाम दुर्धरा था। इनसे उन्हें बिंदुसार नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। उनकी दूसरी पत्नी यूनान के प्रधानमंत्री की पुत्री हेलेना थी। इससे उन्हें जस्टिन नाम का पुत्र मिला। चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य शक्ति। चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का विवरण इस प्रकार है। मेगास्थनीज वर्णन करता है कि एक बार जब चंद्रगुप्त छावनी लगाकर रुका हुआ था, तब वो अपने साथ 4 लाख की सेना लेकर आया हुआ था, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास निश्चित रूप से विशाल सैन्य बल मौजूद था। प्लिनी लिखित नेचुरलिस हिस्टोरिया की किताब 4 के अध्याय 2 के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में निम्नलिखित सैनिक थे: स्मॉलेस्ट पैदल सेना, घुड़सवार सेना, 8000 युद्ध रथ, 9 युद्ध हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सैनिकों की कुल संख्या 6 थी। ये विशाल सेना दल उस वक्त मौजूद किसी भी राजा के तुलना में सबसे अधिक थी। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत ही विशाल था। इसमें लगभग संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक का विस्तृत भूप्रदेश सम्मिलित था। शासन को सुविधाजनक बनाने के लिए अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों के शासक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को रिपोर्ट करते थे। राज्यपालों की मदद के लिए मंत्रिमंडल गठित किया जाता था। केंद्रीय और प्रांतीय शासन के विभिन्न विभाग बने हुए थे। मेगास्थनीज और कौटिल्य दोनों से ही ज्ञात होता है कि राजा के प्राणों की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था थी। राजा के शरीर की रक्षा अस्त्रधारी स्त्रियां करती थीं। मेगास्थनीज का कथन है कि राजा को निरंतर प्राणों का डर लगा रहता था, जिससे हर रात वह अपना शयन कक्ष बदलता था। राजा केवल युद्ध यात्रा, यज्ञानुष्ठान, न्याय और आखेट के लिए ही अपने प्रासाद से बाहर आते थे। शिकार के समय राजा का मार्ग रस्सियों से घिरा होता था, जिनको लागने पर प्राणदंड मिलता था। कौटिल्य के अनुसार राजा को बहुमत मानना चाहिए और आवश्यक प्रश्नों पर उपस्थित मंत्रियों का विचार जानने का प्रयास करना चाहिए। मंत्रिपरिषद की मंत्रणा को गुप्त रखने का विशेष ध्यान रखा जाता था। मेगास्थनीज ने 2 प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख किया है: मंत्री और सचिव। इनकी संख्या अधिक नहीं थी, किंतु ये बड़े महत्वपूर्ण थे और राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। अर्थशास्त्र में शासन के अधिकारियों के रूप में तायतीर्थों का उल्लेख है।
शासन के विभिन्न कार्यों के लिए पृथक विभाग थे, जैसे कोष, आकर, लक्षण, लवन, सुवर्ण, कोष्ठागार, पन्नी, कुप्पी, आयुधागार, पौतव, मान, शुल्क, सूत्र, सीता, सुरा, सून, मुद्रा, विवीत, द्यूत, वंदनागार, गौ, नौ, पत्तन, गणिका, सेना, संस्था, देवता आदि, जो अपने अपने अध्यक्षों के अधीन थे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर शासन का वर्णन किया है, जो संभवतः किसी न किसी रूप में अन्य नगरों में भी प्रचलित रही होगी। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार की न्याय सभाओं का उल्लेख है और उनकी कार्यविधि तथा अधिकार क्षेत्र का विस्तृत विवरण है। साधारण प्रकार धर्मस्थी को दीवानी और कंटक शोधन को फौजदारी की अदालत कह सकते हैं। दंड विधान कठोर था। शिल्पियों का अंगभंग करने और जानबूझकर विक्रय पर राज कर न देने पर प्राण दंड का विधान था। विश्वासघात और व्यभिचार के लिए अंगच्छेद का दंड था। मौर्य शासन के स्रोत। मौर्य शासन के बारे में हम विभिन्न स्रोतों के द्वारा पता चलता है। ऐसे कई ग्रंथ और स्मारक मिले हैं जिनसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल और उनके जीवन के बारे में हमें विभिन्न ग्रंथों और स्मारकों के द्वारा पता चलता है। इन पुस्तकों और स्मारकों के बारे में यहाँ विस्तार से बताया जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का अखंड भारत का स्वप्न। चंद्रगुप्त का साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था। इसमें लगभग संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक का विस्तृत भूप्रदेश सम्मिलित था। इनका साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिंदकुश तक, दक्षिण में कर्नाटक का, पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी सम्राट स्वयं था। शासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। प्रांतों के शासक सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। राज्यपालों की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। केंद्रीय तथा प्रांतीय शासन के विभिन्न विभाग और सबके सब अध्यक्ष के निरीक्षण में कार्य करते थे। साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेश सड़कों एवं राजमार्गों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना चंद्रगुप्त की राजधानी थी, जिसके विषय में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने विस्तृत विवरण किया है। नगर के प्रशासनिक वृत्तांतों से हमें उस युग के सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को समझने में अच्छी सहायता मिलती है। मौर्य शासन प्रबंध की प्रशंसा आधुनिक राजनीतिज्ञों ने भी की है, जिसका आधार कौटिल्य अर्थशास्त्र एवं उसमें स्थापित की गई राज्य विषयक मान्यताएं हैं। चंद्रगुप्त के समय में शासन व्यवस्था के सूत्र अत्यंत सुदृढ़ थे। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्राप्त की गई विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को चाणक्य नीति के अनुसार चलकर ही हराया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक ताकतवर शासक के रूप में सामने आ गए थे। उन्होंने इसके बाद अपने सबसे बड़े दुश्मन नंदा पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उन्होंने हिमालय के राजा पर्वतका के साथ मिलकर धनानंदा पर आक्रमण किया। बीसी में कुसुमपुर में ये लड़ाई हुई, जो कि दिनों तक चली। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुई और उत्तर का सबसे मजबूत मौर्य साम्राज्य बन गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर से दक्षिण की ओर अपना रुख किया और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक राज्य फैलाने में लगे रहे। विंध्य कोडिकन से जोड़ने का सपना चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिखाया। दक्षिण का अधिकतर भाग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म की ओर झुकाव। चंद्रगुप्त मौर्य का झुकाव जैन धर्म की तरफ वे लगभग 20 साल से अधिक उम्र के हो चुके हैं। उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की और वह जैन धर्म के नियमों का कड़े रूप से पालन करने लगे। वे जैन धर्म के मूल सिद्धांतों जैसे सत्य, अहिंसा और वृत्त एवं सदाचार आदि का कड़ाई से पालन करने लगे थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 7 ईपू में हुई थी। कहा जाता है कि उन्होंने संथरा नियम का पालन करते हुए खुद अपने प्राण त्याग दिए थे। संथरा एक प्रकार का जैन धर्म का व्रत होता है, जिसमें व्यक्ति तब तक कुछ खाया पिया नहीं जाता जब तक वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य ने संथरा व्रत का पालन करते हुए कर्नाटक में अपने प्राण त्याग दिए थे।